और पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज से एसटीईटी की परीक्षा शुरू होगी। सुबह 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होगी। ऑनलाइन मोड में 2 पालियों में परीक्षा होगी। एक साथ 46 विषयों की परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा में राज्य भर में 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों को केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य है। तो आज से एसटीईटी की परीक्षा शुरू हो रही है। आपको बता दें 3.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें। और जो अभ्यर्थी हैं उनको सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। तो आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होगी। ऑनलाइन मोड में 2 पालियों में परीक्षा को लिया जा रहा है। एक साथ 46 विषयों की परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा में राज्य भर में 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। तो 10 बजे से यह परीक्षा शुरू होगी। आपको बता दें कि 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एक साथ 46 विषयों की परीक्षा लिए जा रहे हैं। आज से ही एसटीईटी की यह परीक्षा शुरू हो रही है। तो ऑनलाइन मोड में 2 पाली की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी यह बड़ी खबर। आज से दस्तावेज का सत्यापन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 4 से 12 सितंबर तक सत्यापन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए दस्तावेज सत्यापन आज 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक किया जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक पद पर बहाली के लिए यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 सितंबर से 12 सितंबर तक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पटना जिले और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में होगा। माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होना है और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भी बहाली होनी है। लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। अपलोड किए गए दस्तावेज की जांच बीपीएससी की ने इस बात की जानकारी दी है। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज से पेपर वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरे बिहार में तैयारी की गई है। खासतौर पर यदि हम पटना जिला की बात करें तो पटना हाई स्कूल में इसके लिए 50 काउंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सत्यापन किया जाएगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग काउंटर है। उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 4, 5, 7, 8 और 9, माध्यमिक अभ्यर्थियों का 8, 9, 11 और 12 सितंबर को होगा। पटना में करीब 15,500 अभ्यर्थी हैं। हर दिन ये टारगेट रखा गया है कि 1700 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और खासतौर पर इसके लिए जो तैयारी है वो की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो पेपर वेरिफिकेशन का काम है वो पूरा कर लिया जाए। तो एक बड़ी चुनौती कहीं न कहीं शिक्षक बहाली की थी। उस चुनौती पर काम करते हुए लगातार बीपीएससी के द्वारा जो तय कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं और खासतौर पर माना भी जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे प्रक्रिया पर जल्द ही बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट भी निकाला जा सकता है और रिजल्ट इसी महीने के आखिरी तक आने की उम्मीद भी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। गिरिडीह में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के हर मतदान केंद्रों पर वोटिंग की इस बार वेबकास्टिंग की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर कंट्रोल रूम से सीधी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी गड़बड़ी पर जल्द कार्रवाई की जा सके। यहां 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और अगर कतार लंबी हो तो 5 बजे के बाद भी वोट डालने की अनुमति होगी। वोटिंग के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ नक्सल प्रभावित बूथ से लेकर गैर नक्सल प्रभावित बूथों तक पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे ताकि वोटर भयमुक्त माहौल में वोट डाल सकें। ये आशा करते हैं कि इस बार की जो हम लोगों ने बेहतर तैयारी की है उसका परिणाम हम लोगों को एक अच्छे भयमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष तौर पे जो वोटिंग लोग करें उसके तौर पे एक निकल कर आए।
और लोगों से हमारी यही अपील है कि निष्पक्ष ढंग से महमूद वातावरण में, शांति के वातावरण में आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकलकर अपने मतदान केंद्रों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वो करें। की तैनाती की गई है। लगभग 25 कंपनियां इस चुनाव को सक्सेसफुली कराने में लगी हुई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भी कुछ हमारे ऑपरेशंस हैं जो हमारे जो जिले के टीम है वो नक्सल अभियान लगातार चला रही है, छापामारी की जा रही है। इसके अलावा हमारी जो दोनों टीम है, एफएसटी और एसएसटी की टीम है, ये लगातार अपने अपने स्थानों पे काम कर रही है। धनबाद पहुंचे जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल से भी बड़ा खनन घोटाला पिछली रघुवर दास के सरकार में हुआ है। उन्होंने 2014 से 2019 के बीच भी खनन घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। साथ ही ईडी की ओर से जांच में पारदर्शिता नहीं बरतने पर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। इसी के साथ सरयू राय ने बन्ना गुप्ता और रघुवर दास में गहरी दोस्ती का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि इसी की वजह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं बोलते। दोनों मामले में ईडी 2020 तक ही रह जाएगी या 20 से 15 के बीच भी जाएगी, ये सवाल मैं उठा रहा हूं। आपने चार्जशीट में दिया है सबूत, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं अपनी सूचना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। तो ईडी नहीं जाएगी, इसका मतलब कि उस पर जो आरोप लगते हैं वो सही हैं। और आपने चार्जशीट में दे दिया और आप नहीं जाइएगा और मेरे जैसे व्यक्ति को बाध्य होकर इसका सार्वजनिक रूप से जिक्र करना पड़ रहा है, तब तो हम ईडी को कोर्ट में ले जाएंगे कि कैसा अनुसंधान कर रहे हैं आप। 2020 के बाद जो हुआ घोटाला और 15 और 19 तक हुआ वो कोई घोटाला नहीं है कर मुझे टारगेट करते हैं, वरना गुप्ता भी और रघुवर दास भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में ये अनोखा उदाहरण ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि देश में, प्रदेश में, डुमरी में इंडिया एनडीए लड़ते रहे और जमशेदपुर में गलवहियाँ देकर तुम मेरी पीठ सहलाओ मैं तुम्हारी सहलाऊंगा, ये होता रहे। और अब आपको सजग करने वाली खबर। मुंगेर के जमालपुर में एक इंजीनियर को साइबर ठगों ने 15 लाख रुपए का चूना लगाया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सोशल साइट टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आया। कम समय में ज्यादा कमाई के चक्कर में इंजीनियर साइबर ठगों की झांसे में आ गया। पहले 1000 रुपए इन्वेस्ट करने को कहा गया, एक दिन में ही 1300 का रिटर्न मिल गया। धीरे धीरे साइबर ठग रकम बढ़ाता गया और रिटर्न बढ़ता गया। जब भरोसा हो गया तो उसने 2.5 लाख लगाने को कहा, लेकिन रिटर्न नहीं दिया। तरह तरह के बहाने बनाकर धीरे धीरे इंजीनियर से ऑनलाइन 15 लाख रुपए ले लिए गए। पैसे नहीं मिलने के बाद इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ठग को ट्रैक करने की कोशिश में लगी हुई है। जब पैसा फंसते गया तो निकालने के चक्कर में और भेजता गया, तो इसमें फिर 7.5 लाख, तो टोटल रकम जो उन्होंने बताया कि 15 लाख रुपए की ठगी हो गई है। लेकिन मैं यहाँ आम जनों के लिए कहना चाहूँगा कि ऐसा पैसा कोई इतना जल्दी आपको देता नहीं है। यदि शुरू में कोई लोभ दे रहा है तो इसका मतलब है कि आगे वो फंसाना चाहता है। और आप जब भी ऑनलाइन कोई पैसे के लेन देन की बात हो अननोन सोर्स से, सिर्फ व्हाट्सएप चैटिंग के, टेलीग्राम चैटिंग के आधार पे आप किसी पे विश्वास न करें, ये फ्रॉड ही हो सकता है। और न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि किसी अजनबी के बहकावे में ना आए। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ लेन देन करने से बचें। आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट तय किया है उससे ज्यादा आपको कोई रिटर्न देने का दावा कर रहा है तो पुलिस और एक्सपर्ट को जरूर बताएं। कम समय में ज्यादा कमाने के चक्कर में ना पड़ें। पैसे दोगुना तिगुना करने के चक्कर में आप अपनी गाढ़ी कमाई गंवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पैसा डबल करने या कम समय में ज्यादा कमाने का दावा करने वालों से सचेत रहें। अगली खबर का रुख करेंगे। मौसम को लेकर ताजा अपडेट है। बिहार में मानसून किसानों को राहत दे रही है। माना जा रहा था कि किसानों को सूखा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से फिलहाल बिहार में सूखा की समस्या टलती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफी बढ़ गई थी, लेकिन कल रात से मानसून के एक्टिव होने के बाद बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में देर से ही सही, लेकिन मानसून ने किसानों को सूखे की बड़ी समस्या से राहत दी है।
खासतौर पर यदि हम बात बिहार की करें तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि यदि बारिश नहीं होती है तो किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार रुक रुक कर बिहार में मानसून एक्टिव हो रहा है, उससे कहीं न कहीं किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो कल रात से ही पूरे बिहार में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। जिस तरीके से लगातार तपिश बढ़ रही थी, उससे यह कहा जा रहा था कि बड़ी संकट का सामना बिहार को करना पड़ सकता है। सरकार के स्तर पर भी कई तैयारियां की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बिहार में मानसून एक्टिव हुआ उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल पर बारिश जरूर हो रही है। खासतौर पर यदि हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन कल रात से एक बार फिर मानसून के एक्टिव होने के बाद पूरे बिहार के लोगों के साथ साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। रांची में करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए बड़े कारोबारी, राज्य सरकार के बड़े अफसर, राजस्व विभाग के भ्रष्ट कर्मी से लेकर जमीन दलाल और भूमाफिया तक शामिल थे। लेकिन ईडी ने घोटाले का खुलासा करते हुए जमीन को गलत हाथों में जाने से बचा लिया और हर एक साजिश का खुलासा कर दिया। झारखंड में जमीन के फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिन जमीन को जब्त किया गया उन पर दावा और मुकदमा करने वाले और खुद को मूल रैयत बताने वाले ही अब फर्जी निकल रहे हैं। रांची के सिरम टोली में सेना के 5.5 एकड़ जमीन हथियाने के लिए रीजनल सर्वे का सहारा लिया गया था। दरअसल सीरम टोली में सेना के कब्जे वाली जमीन का म्यूनिसिपल सर्वे में प्लॉट नंबर 858 और 901 था, जबकि रीजनल सर्वे में इसका खाता नंबर बदलकर 269 हो गया और प्लॉट नंबर भी बदलकर 267 हो गया। इस तरह 1945 और 1947 से सेना की जमीन का अधिग्रहण हो गया। इसका ब्यौरा राजस्व भू अर्जन ऑफिस में है। इसकी जानकारी ईडी को शिकायतकर्ताओं ने दी है। वहीं जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है। जो सर्वे हुआ था वो 1925 के सर्वे में ये खाता का 188 खाता एमएस सर्वे में था, वो खाता हो गया 269, प्लॉट नंबर हो गया 267। दरअसल ये जमीन रैयत कालीपद घोष के नाम से थी और उनके बेटे जो सेना में डॉक्टर थे, उनकी ओर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घायल जवानों के इलाज के लिए ये जमीन सेना को दी गई थी, लेकिन वहां अस्पताल नहीं बन सका। इसके एवज में उन्हें 69,000 रुपए भी मिले थे। वही पैसे के लालच में संजय कुमार घोष और महुआ मित्रा ने फर्जीवाड़ा कर जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम बेच दी। इसके एवज में 2 करोड़ रुपए पेपर के नाम पर खर्च करने का आरोप लग रहा है। मुआवजा 59,000 रुपया 69,000 रुपया इन लोगों को उस समय में मिला था जी। ये सेना का उसमें अस्पताल बनना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिक जो घायल हो गए थे, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये जमीन में सेना का अस्पताल बनना था। रांची के चेशायर होम जमीन मामले में ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि बिहार सरकार ने साल 1976 में भू हदबंदी कानून के तहत इस जमीन का अधिग्रहण किया था। वहीं पुगडू की 9.30 एकड़ जमीन को लेकर भी कुछ इसी तरह का बड़ा खेल हुआ है। यही वजह है कि इन 3 भूखंड जिसका मूल्य 161 करोड़ रुपए 64 लाख है, उसे अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया था। वहीं जब्त सारी जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल से जुड़ी हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट।